नमस्कार, यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, अब हम बात करेंगे पैरेलल एसी सर्किट की। पैरेलल एसी सर्किट में क्या होता है? देखो, दो पैरेलल कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ से करंट निकली, करंट यहाँ दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई अकॉर्डिंग टू कंडक्टेंस, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है करंट की, इससे मतलब नहीं है फिलहाल, वो वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। जिधर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उधर की करंट कम होगी, जिधर का रेजिस्टेंस कम होगा उधर करंट ज़्यादा होगी। कॉमन सेंस की बात है, सेम चीज़ इस पर भी लागू होती है। तो करंट यहाँ से हुई, दो हिस्सों में टूटी, अगेन यहाँ जाके मर्ज हो गई और ये वापस इसमें आ गई, ठीक है। हम सबसे पहले इसको समझने के लिए फेजर डायग्राम बनाएंगे, क्या हो रहा है। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को क्या बताया था कि कभी भी जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा एक्स एक्सिस पे उसे रेफरेंस लेंगे जो चेंज नहीं हो रहा है। इसमें देखो, वोल्टेज और करंट में क्या चेंज हो रहा है। वोल्टेज फिक्स है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका होगा वही वोल्टेज इसका होगा पूरे का, ठीक है ना। करंट चेंज हो रही है I1 I2 में। सीरीज में क्या हो रहा था, वोल्टेज चेंज हो रहा था VR VL VC इन सब में, ठीक है ना। तो चलो बनाते हैं फेजर डायग्राम। सबसे पहले फेजर डायग्राम के लिए हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को रेफरेंस ले लेंगे। लेट सपोज V इक्वल टू V, दैट्स इट। I1 करंट, सबसे पहले I1 की बात करते हैं। I1 को हम ब्लू से दिखाएंगे और I2 को रेड से दिखाएंगे आपके पहचानने के लिए, ठीक है ना। तो इसको रेड से कर ही देते हैं, ठीक है। देखो, I1 में क्या है, I1 जब R1 में होती है, यानी जब करंट वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस में होता है तो सेम फेज में होता है, ठीक इसी फेज में रहेगा। और जब इंडक्टेंस में होता है तो वोल्टेज लीड करती है, यानी करंट लैग करता है, यानी करंट तब नीचे होता है। और यहाँ R और L दोनों है, यानी IR वाला कंपोनेंट इधर होगा और IL वाला कंपोनेंट इधर होगा। इन दोनों की वजह से जो I1 होगा वो कहीं इधर के साइड होगा, हल्का सा इस साइड होगा। मतलब ना तो ये प्योर इधर होगा R की वजह से, ना तो प्योर L होता तो इधर होता। जब ये दोनों लग रहे हैं तो ये कहीं इधर साइड होगा, दैट इज I1। कोई डाउट तो नहीं। अगर सिर्फ IR होता, यानी सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो यहाँ होता, सिर्फ इंडक्टेंस होता तो यहाँ होता। जब दोनों हैं, दोनों खींच रहे अपने अपने साइड तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इस एंगल को मान लो θ1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 है और कैपेसिटेंस C है, ठीक है। जब R होता है रेजिस्टेंस तो I इसके साथ होता है, C सेम फेज में होता है। और जब कैपेसिटेंस होता है, C होता है, तो करंट लीड करता है 90 डिग्री। अब एक यहाँ की तरफ जा रहा है IR, IC इधर के लिए जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इधर कहीं होगा। तो मान लेते हैं ये ऐसे होगा। अब हमें ये तो पता नहीं भैया बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो हमने बराबरी बना दिया है। ये एक जनरल है, उसको समझ जाइए, ये समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। θ1 θ2 आपको मालूम पड़ गया। इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, V आपके पास है, अब आपको इनसे सॉल्व करके I निकालना होगा। और V और I का जो एंगल होता है उसको कहते हैं थीटा। हम लोग उसमें क्या करते थे, I रेफरेंस ले लेते थे, रिजल्टेंट में V निकालते थे और V और I के बीच का एंगल निकालते थे, वो होता था V × I cos थीटा। तो हमें मेन फेजर डायग्राम में लाना क्या है, V और I को लाना है, ठीक है। उसमें क्या था, हमने रेफरेंस को लिया था करंट को, तो वोल्टेज ले आ रहे थे हम लोग रिजल्टेंट निकाल के। सिमिलरली पैरेलल सर्किट में क्या होता है, रेफरेंस में लेते हैं वोल्टेज को और हम लोग सॉल्व करके करंट लेकर आते हैं। जब भी कभी सिचुएशन ऐसी होती है तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, इनको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। रिजॉल्व कर लो भाई, क्या करना है। चलो, तो I1 का थीटा वाला कंपोनेंट, तो ये इधर क्या होगा, I1 cos θ1, और इधर क्या होगा, एक मिनट, इधर होगा I1 sin θ1। सिमिलरली इसको भी रिजॉल्व कर लो दो पार्ट में। इधर होगा I2 cos θ2। cos हमेशा उसके साथ होता है, उस वाले पोर्शन के साथ जिसका एंगल टच कर रहा होता है। और इधर क्या होगा, I2 sin θ2। देखो, ठीक है। अब देखो, अब करंट कैसे निकाला जाएगा। करंट निकालने का सिंपल तरीका होता है, I इक्वल टू √I x² + I
वाई स्क्वायर, यानी एक्स एक्सिस में आई के जो भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, वाई एक्सिस में जो भी कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। इसका मतलब जहां पर वेयर आई एक्स क्या होता है, आई एक्स होता है आई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट और आई वाई होता है आई साइन थीटा वाला कंपोनेंट। इसका मतलब है जो कॉस वाले जो भी कंपोनेंट होंगे वो आई एक्स में आएंगे, यानी एक्स एक्सिस वाले जो भी कंपोनेंट होंगे वो आई एक्स में आते हैं, और वाई एक्सिस वाले जो भी कंपोनेंट होते हैं वो आई वाई में आते हैं। तो हम लोग निकालते हैं भाई, आई एक्स वाला क्या है, कॉस थीटा वाले कौन कौन से कंपोनेंट है, आई वन कॉस थीटा वन, आई टू कॉस थीटा टू, आई वन कॉस थीटा वन प्लस आई टू कॉस थीटा टू। आई वाई वाले कंपोनेंट क्या है, दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड हुए हैं, यहां दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक में से दूसरे को माइनस करेंगे। आई साइन थीटा यानी आई वाई वाले कंपोनेंट क्या है, आई टू साइन थीटा टू माइनस आई वन साइन थीटा वन। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर है एकदम। अब आई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में फिट कर दो, बॉल खत्म। तो फिट करते हैं, क्या करना है, तो आपका पहले अलग अलग निकाल लेते हैं, आई एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, आई वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर यहां रख देते हैं, चाहे ना भी निकालो, क्या करना है, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट बड़ा हो जाएगा आपका। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 लिख देना चाहे तो, आई एक्स की वैल्यू क्या है, ये है पूरी, आई वन कॉस थीटा वन प्लस आई टू कॉस थीटा टू का होल स्क्वायर प्लस आई वाई क्या है, आई टू साइन थीटा टू, आई टू साइन थीटा टू माइनस आई वन साइन थीटा वन, आई वन साइन थीटा वन का होल स्क्वायर। ये निकल कर आएगा आपका करेक्ट रिजल्टेंट। समझ में आई बात। अब ये तो मैथमेटिक्स के फॉर्म में निकल आएगा, ये हमने एक जनरल बताया है, बाद में इन सब की वैल्यूज आपको दी जाती है, वो हम लोग वैल्यूज निकाल लेंगे आराम से। ये एंगल थीटा कैसे निकलेगा ये हम लोग ने बताया है। अगर आपके पास आर है, आपके पास एल है, यानी अगर आपके पास आर है और एक्सएल है तो आप एंगल निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कैसे निकलता है। टेन थीटा क्या होता है, वाई बाई एक्स, यानी एक्सएल अपॉन आर। इसका टेन थीटा कैसे निकलेगा, एक्सएल अपॉन आर। इसका टेन थीटा कैसे निकलेगा, एक्ससी अपॉन आर। क्लियर है ना, अभी बताएंगे कैसे कह रहे थे। ये हो गया। अब देखो इसकी वजह से और इसकी वजह से, ठीक है, लेट सपोज I2 वाला कंपोनेंट I1 वाले से बड़ा है, मान लेते हैं। लेट सपोज व्हेन, हम ये उसके लिए डायग्राम बना रहे हैं जब I2 इज ग्रेटर देन I1 है। कभी भी आप लोग भी जब इसको बनाइएगा समझाने के लिए, जैसे पूछ दिया गया कि पैरेलल एसी सर्किट समझाइए, तो जब आप उसको बनाएंगे ना तो एक उनको दे दीजिएगा कि हम ये मान के चल रहे हैं, तभी तो हम रिजल्टेंट बना पाएंगे। अब I2 और I1 में से I2 बड़ा है तो रिजल्टेंट इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में होना चाहिए, लेकिन रिजल्टेंट बीच में तब आता है जब दोनों फोर्स इक्वल लगते हैं। जो फोर्स ज्यादा लगेगा तो रिजल्टेंट अपनी तरफ खींचेगा वो। तो इसी वजह से जो करंट I होगा वो कहीं यहां होगा, ये होगा इस साइड, इसी की साइड होगा। क्यों, क्योंकि I2 बड़ा माना है हमने इसमें, और ये होगा एंगल बिटवीन I एंड V, थीटा, जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं। हाँ, हम आपको ये बता रहे थे ना कि थीटा वन थीटा टू कैसे निकालते हैं। सिंपली देखो, पहले वाले में जहां I1 गया है वहां पे R1 है और L है, तो यहां पर इसका मतलब क्या क्या दिया गया है, यहां दिया गया है R1 और यहां दिया गया है XL। यहां क्या क्या दिया गया है, यहां दिया गया है R2 और यहां मिला है XC। X कंपोनेंट Y एक्सेस वाला होता है, R कंपोनेंट X एक्सेस वाला होता है, बता चुके हैं। तो tan थीटा क्या होता है, यहां पर tan थीटा वन इसी को माना है ना, y बाई एक्स यानी XL अपॉन R। और जब थीटा वन निकालना होगा तो क्या करेंगे, tan इनवर्स ब्रैकेट में XL अपॉन R। सिमिलरली यहां क्या होगा, tan थीटा टू, ये क्या होगा XC अपॉन R। थीटा टू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स XC अपॉन R। यहां थीटा टू कैसे, यहां थीटा वन कैसे निकलेगा, थीटा वन इक्वल्स टू tan इनवर्स XL अपॉन R। देखो थीटा वन थीटा टू आ गया, ये एंगल आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
अगर एंगल दिया गया है तो वेल एंड गुड कि 53 डिग्री बना रहे हैं, 37 डिग्री बना रहे हैं, कैलकुलेटर होता है आपके पास। नहीं दिया गया है तो भी कोई बात नहीं, एंगल हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। और जब θ1 θ2 आ जाएगा तो cos θ1 sin θ1 सब निकाल लोगे, बस वैल्यू पुट करते जाओ उसमें, होता गया। क्लियर है, ठीक है। एक छोटा सा हम और एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक है, जिससे कि आप इसको आसानी से रिलेट कर ले जाएं, फिर आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये एक जनरल है, इसमें सारे टर्म आ गए आपके, इसके बाहर कुछ नहीं है। कोई ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम एक न्यूमेरिकल आपको और बताते हैं, छोटा सा है, देख लीजिए, समझ जाएंगे। ये पूरा डायग्राम है, इसको मिटाते हैं, देख लो एक बार, फोटो खींच लेना इसकी। अगर यार अच्छा तो लग रहा है देखने में, हाँ ठीक, चलो एक साथ दो हो जाएगा ना तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। मान लो जैसे कि ऊपर में C दिया है सिर्फ, नीचे में R दिया है और L दिया हुआ है, और यहाँ पर AC सोर्स दिया है, तो इसको C है, ये R है, ये L है। यहाँ करंट I गया है, ये दो हिस्सों में टूट गया है, एक गया है I1, एक गया है I2, ठीक है। सिमिलरली जल्दी से इसका फेजर डायग्राम बना लेते हैं। फेजर डायग्राम के लिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। सबसे पहले V कॉमन करो, V, ठीक है। इसके बाद I1 में सिर्फ C है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो जब करंट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर होता है तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, तो I1 तो भैया तुम्हारा 90 डिग्री आ गया, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, बवाल खत्म। I2, इसमें R और L दोनों है, सिर्फ R होता तो इसमें होता, सिर्फ L होता तो 90 डिग्री लैग करता, दोनों है तो किसी एंगल पे होगा, ठीक है। तो यानी ये कुछ होगा इस तरह से, I2। हमने आपको क्या बोला, अगर किसी एंगल पे है ये तो भैया चलो, ये तो हो गया एंगल θ2, और ये है आपका θ1 जो कि 90 डिग्री है, तो साफ साफ दिख रहा है क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ θ1 आपका क्या हो गया, 90 डिग्री। जो भी चीज आपकी किसी एंगल पे होती है उसको हम लोग x और y में रिजॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर वो पहले से ही x या y में से किसी एक कोऑर्डिनेट में है तो रिजॉल्व नहीं करते। जैसे ये y एक्सिस में पहले से ही बना हुआ है तो इसको क्या रिजॉल्व करोगे, इसको ये नहीं करेंगे, सिर्फ इसे रिजॉल्व करेंगे। इसीलिए मैंने ये स्पेशली क्वेश्चन चुना, थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन। तो भैया करो, I2 के लिए ये वाला पोर्शन क्या होगा, I2 cos θ2, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, I2 sin θ2, ठीक है। अब चलो करते हैं। I इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ IX स्क्वायर एंड IY स्क्वायर। IX क्या है तुम्हारा, cos थीटा वाले कंपोनेंट, यानी I cos थीटा। वो क्या क्या है, cos थीटा वाले बस एक ही कंपोनेंट दिख रहा है इधर ही, वो क्या है, I2 cos θ2। IY वाला क्या है, IY वाला क्या होता है, sin थीटा वाले कंपोनेंट। Y एक्सिस पे एक ही कंपोनेंट नहीं, दो दिख रहे हैं, एक I1 है, एक I2 sin थीटा है। लेट्स सपोज I1 इज ग्रेटर देन I2 sin थीटा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि I1 इज ग्रेटर देन I2, मान लेते हैं, वेयर, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज नहीं है। यहाँ पर वैल्यूज होती तो पता लग जाता कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक होता 2 एम्पियर, एक होता 3 एम्पियर, पता लग जाता कौन सा बड़ा है, 3 एम्पियर वाला बड़ा है 2 एम्पियर वाले से। तो यहाँ क्या होगा, साइन थीटा कंपोनेंट I1 माइनस I2 साइन θ2, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। IX पता चल गया, IY पता चल गया, देन I निकाल लो। I क्या होगा, अंडर रूट ऑफ IX स्क्वायर। IX स्क्वायर क्या है, I2 cos θ2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ IY का स्क्वायर। IY क्या है, ये है पूरा I1 माइनस I2 साइन θ2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंगल हमको पता है, पहले वाले का 90 डिग्री है, उसको मालूम ही है, क्या निकाले इसमें। दूसरे वाले का एंगल कैसे निकलेगा, तो दूसरे वाले का एंगल कैसे निकलेगा, वैसे ही निकलेगा, θ2 आपका, θ2 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं tan इनवर्स
एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल अपॉन आर, ठीक है ना। अगर यहाँ एक्सी के अलावा कुछ और होता तो फिर एक्सी अपॉन आर लिखते, जो भी होता। अब यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें निकल आई, ये है आपके में, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, वो भी देख लीजिए थोड़ा सा, एक बार इसको देख लो। जल्दी जल्दी बता रहे हैं। एक क्वेश्चन और बनता है टाइप का, वो देख लो। वो क्वेश्चन कई बार जेई वही एसएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो वो अगर तुम लोग को आइडिया लग जाएगा ना, तो तुम फिर इस चीज के मामले में कभी फंसोगे नहीं कि एक तरह का क्वेश्चन इसमें और बनता है। देख लो, मिटा रहे हैं इसको। यह क्वेश्चन जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है, जाने क्यों फेमस है भगवान जाने। लो भैया, ये आर है, ये एल है, ये सी है, ये वोल्टेज है, ये फ्रीक्वेंसी है। क्या होगा, करंट यहां से निकलेगी, करंट इसमें जाएगी, आई आर इसमें जाएगी, आई एल इसमें जाएगी, आई सी इसको कह दो आई वन, इसको कह दो आई टू, इसको कह दो आई थ्री। अब क्योंकि आर एल सी प्योर था इसलिए मैंने सफिक्स में आर एल सी डाल दिया, वरना हम लोग आई वन आई टू आई थ्री लेके कर रहे हैं, तो वही करो, आई वन आई टू आई थ्री मान लो, वो भी ठीक है, वही ठीक ही है, क्योंकि वही लेके कर रहे हैं हम लोग। बनाते हैं फेजर डायग्राम, कराते हैं इंतजाम। अरे उस वाले फेजर डायग्राम में हमने गौर नहीं किया, एक आईसी ऐसे था और दूसरा वाला ऐसे था, तो रिजल्टेंट जो है ना आईसी की तरफ जाएगा, क्योंकि आईसी बड़ा है, तो वी आई कहीं ऐसे बीच से निकलता, ठीक है ना। आईसी ऐसे था और आई आर और आई एल वाला ऐसे था, तो आई कहीं ऐसे बीच से जाएगा, तो इसके साथ एंगल बन जाएगा थीटा, ठीक है ना। चलो, वोल्टेज आई आर वाला कंपोनेंट प्योरली वोल्टेज के साथ बनाएगा आई आर या आई वन, ठीक है। आई एल वाला कंपोनेंट जो है क्या करेगा, करंट के साथ वोल्टेज लीड करती है उसके केस में, तो आई एल वाला कंपोनेंट जो है तुम्हारा नीचे की तरफ होगा, आई एल, ठीक है। और आई सी वाला कंपोनेंट जो है वो जस्ट ऊपर की तरफ होगा, आई एल इक्वल टू आई टू है इसमें, और आई सी वाला कंपोनेंट जो है ऊपर की तरफ होगा। सेम वही प्रॉब्लम आ गई, मतलब सेम वही प्रॉब्लम क्या आ गई, सेम वही बात ही आ गई, ठीक है। आई आर है, आई एल है, आई सी है, जो बड़ा है उसकी तरफ कंपोनेंट जाएगा। हम आई सी को अगर बड़ा मानेंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आई सी माइनस आई एल, जो ऊपर की तरफ होगा। आई एल को अगर बड़ा मानेंगे तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ होगा, आई एल माइनस आई सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार हम सी की जगह एल को बड़ा मान लेते हैं, पिछली बार सी को माना था ना, इस बार एल को बड़ा मान लेते हैं। क्या करना है, लेट सपोज आई एल इज ग्रेटर देन आई सी, वेयर, तो रिजल्टेंट आपका आई एल और आई सी से बड़ा है, तो रिजल्टेंट आपका कहीं यहां जाएगा, यहां कहीं जाएगा। ये क्या है, आई एल माइनस आई सी, ठीक। अब देखो, एक करंट इधर खींच रही है, रिजल्टेंट इधर खींच रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ खींचेगा, कहीं इधर कहीं खींचेगा करंट आई, तो एंगल क्या बनेगा, ये एंगल है थीटा। अगर इसी में आई सी बड़ा होता आई एल से, तो ये इधर कहीं जाता और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आता, फिर बस यही अंतर है। तो वो डिपेंड करता है आपने क्या माना, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, किसकी वैल्यू दी हुई है उस हिसाब से रेफरेंस बनते हैं इसके, ठीक है। बाकी आपको सारी चीजें इसमें पता ही है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। पैरेलल में जब वोल्टेज सेम होता है तो उस केस में V इक्वल टू, V सब में सेम होगा, V इक्वल टू यहाँ क्या होगा, आई वन इंटू आर, आई वन मतलब आई आर इंटू आर, इसमें क्या होगा, V इक्वल टू आई टू इंटू एक्सएल, इसलिए मैं एक ही साथ लिख रहा हूँ, और V इक्वल टू आई थ्री इंटू एक्सी। अब आपको जो निकालना, आप वोल्टेज साथ ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तीनों लिख सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, ठीक है।
करंट अगर आपको निकालनी है तो करंट का हमने बता ही दिया कैसे निकलेगा। करंट कैसे निकलेगा भाई? आपका करंट है I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या होता है, आई एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर। आई एक्सिस में क्या है, आई आर है। आई एक्स वाला कंपोनेंट क्या है आपका करंट का, यानी आई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या है आपका, आई आर है। आई आर मतलब आई वन है, इसको आर ही कर दो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। आई आर आई एल आई सी, ये आई आर है। और आई वाई वाला कंपोनेंट जो आई साइन थीटा वाला होता है ये क्या है, आई एल माइनस आई सी है। इसके लिए आई एल माइनस आई सी, तो फिर आई क्या होगा उस हिसाब से, आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई एक्स स्क्वायर यानी आई आर स्क्वायर प्लस आई वाई स्क्वायर यानी आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर, आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर। ये होगा आपका करंट का। ऐसे इंडिविजुअल करंट निकल सकती है, ऐसे ये भी निकल जाएगी। इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पैरेलल एसी सर्किट में। ये आ गया तो फिर सब आ गया। बाकी बैंडविड्थ क्वालिटी फैक्टर सब सेम होता है, 1/r/L/C होता है, बैंडविड्थ वही होता है, सब कुछ सेम होता है, उसमें दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ये है आपका पैरेलल एसी सर्किट इति समाप्तम। अब हम बस एक चीज बच रही है, वो है डेल्टा और 3 फेज सर्किट। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए, हमसे जुड़े रहिए और अपना अच्छा या बुरा जो भी हो कमेंट कीजिए। और हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।